नाज़रीन, पिछली जो दहाइयां गुजरी हैं उसमें दुनिया कभी भी इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर नहीं खड़ी, इतनी कभी भी खतरनाक दहाने के ऊपर नहीं खड़ी हुई थी। हालांकि इस सदी के शुरू के अंदर हमने वॉर ऑन टेरर भी देखी, बहुत सारे ममालिक के ऊपर जंगें मुसल्लत होती हुई भी देखी, सारा कुछ था, लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मशरिक से लेकर मगरब तक जंगें मौजूद हैं, दुश्मनियां मौजूद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं और वो सब कनेक्ट होकर एक आलमी जंग के अंदर तब्दील हो सकते हैं। तो इस वक्त जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम है और जो पाक भारत कशीदगी शुरू हुई है इससे जो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी हालात थे, अब यह मामला भी कनेक्ट हो गया है और ये हालात और ज्यादा नाजुक हो गए हैं। अच्छा, पाक भारत दोनों हम जानते हैं कि न्यूक्लियर है, इसलिए दोनों के लीडरशिप को पता है कि अगर यहां पर जंग हुई तो उसका नतीजा फिर क्या निकलेगा, तबाही, दोनों की तबाही। मतलब इसमें पता नहीं कौन सर्वाइवर होगा कौन फाते होगा। न्यूक्लियर जंग आज तक हुई नहीं तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि फाते वही होगा जो उसमें बचेगा। तो सबको पता है कि अगर यहां पर जंग, लेकिन अब खतरनाक क्या चीज इसमें ऐड हुई है, यानी पिछले हम ये देख रहे हैं 2-3 दिनों से कशीदगी तो बढ़ती चली जा रही है, बयानात आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अब इसमें मजीद खतरनाक चीज क्या हुई है। देखिए, जो जंगी माहौल बन रहा है इस वक्त, एक तो मिडिल ईस्ट में मैं आपके सामने चीजें रखता हूं, जो यहां पर जंगी माहौल बन रहा है इसमें खतरात बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग का। यानी मैं आपको बताया कि दोनों के लीडरशिप को पता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप एस्केलेशन करते जाते हैं ना, धमकियां लगाते जाते हैं, ये करेंगे, दूसरा कहता है हम वो करेंगे, तो फिर आप लोगों को, मतलब आपके जो सपोर्टर होते हैं, आप उनको उस लेवल के ऊपर ले जाते हैं कि फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वगैरह ना आपकी हजीमत होती है। फिर लोग आपसे पूछते हैं कि अच्छा तुमने तो ऐसी ऐसी बातें की थी, आप क्यों दुबई के भाग गए। जो पीछे हटेगा वो दूसरा कहेगा कि देखो ये डर के भाग गया। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी होती है जो भी लीडरशिप इस लेवल के ऊपर धमकियों को लेकर जाती है, तो वो बिल्कुल एक फुलिश पॉलिसी होती है, क्योंकि फिर आप खुद जवाबदेह हो जाते हैं। अब आप एस्केलेशन को उस लेवल के ऊपर ले जाते हैं कि फिर वहां से बचना जो मुश्किल हो, इसलिए खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए। मिसाल के तौर पर नई डेवलपमेंट क्या हुई है, दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को उनके इत्तेहादियों से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान को उसके इत्तेहादियों से, इंडिया को उसके इत्तेहादियों से, मतलब ग्लोबल पावर्स अब यहां पर इन्वॉल्व हो गई है। एक तो खबर यह आ रही है कि चाइना से मदद आ रही है पाकिस्तान को, उधर टर्की से जंगी हथियार वो भी यहां पहुंच रहे हैं और डेफिनेटली जो इंडिया के इत्तेहादी हैं उनकी भी सपोर्ट इंडिया को आ रही है। तो यहां पर जो ग्लोबल पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं और जो माहौल बन रहा है उससे खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लगता नहीं है कि ये दो न्यूक्लियर ममालिक आपस में जंग करेंगे, लेकिन एक एयर स्ट्राइक मिसाल के तौर पे हो जाती है। मिसाल के तौर पर पहले इंडिया हमला कर देता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान जवाब देगा, उसके बाद फिर उसके जवाब में इंडिया करेगा। तो ये साइकिल ऑफ रिटेलिएशन जो है वो आपको वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। यानी आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि उसमें एक छोटी सी मिस कैलकुलेशन आपको जंग की तरफ लेकर जा सकती है, ठीक है। एक तो ये खतरा पैदा हो गया। अब नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि एक आलमी जंग पिछले कई महीनों से हमारे साथ साथ पैरेलल चल रही है। यानी इस वक्त अगर हम देखें तो खतरात से हम निकले नहीं हैं। यानी गजा का सीजफायर हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं, हम आपके सामने वो रख भी रहे हैं कि गजा का सीजफायर टॉक्स हो रही हैं, 5 साल का मुआहदा हो सकता है। ईरान अमेरिका की हिस्टोरिक टॉक्स हो रही हैं, जहां पर हमला होना था वहां पर ईरान और अमेरिका टॉक्स कर रहे हैं और यूरोप पुश कर रहा है, रीजन पुश कर रहा है, रशिया अमेरिका को पुश कर रहा है कि यह मुआहदा होना चाहिए। इसके साथ यूक्रेन जंगबंदी की जो ऑप्टिमिज्म है वो भी पैदा हो चुका है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है ना। उसकी तरफ ऑप्टिमिज्म भी है, एफर्ट्स भी हो रही हैं, बहुत सारे मालिक एफर्ट्स भी कर रहे हैं इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए, गजा में, यूक्रेन में और ईरान का मुआहदा करवाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं नाज़रीन, सबके बावजूद मामलात हल तो नहीं हुए हैं और हम कोई वो लाइन क्रॉस तो नहीं कर गए हैं कि अब मामलात संभल गए हैं। अब हमें वो गारंटी होगी है कि हाँ यहां पर सीजफायर होने जा रहा है, यहां पर मामला संभलने जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि दुनिया एक आतिशफशां के ऊपर खड़ी हुई है और अभी जो डेवलपमेंट्स इस वक्त हुई हैं उसके बाद ये चीज एस्टेब्लिश हो गई है कि अगर एक शख्स को ना रोका गया तो मैं आपसे आज लिख कर दे रहा हूं 100% कि हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। हमने कभी आलमी जंग को 100% नहीं कहा कि होगी। एक बार मैंने अभी रिसेंटली कहा और वो यूक्रेन की वजह से कहा कि अगर यूक्रेन की जंग नहीं रुकती, जो कि अब रुकने की बात हो रही है, लेकिन दरमियान में कुछ खराबियां भी हैं, मामलात गड़बड़ भी हो सकते हैं। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने ये अमेरिका के इलेक्शन से पहले भी बात की थी और मैंने कुछ दिन पहले ये बात की कि 100% यूक्रेन की अगर जंग नहीं रुकती, 100% हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। अभी जो डेवलपमेंट हुई है तो ये एक दूसरा ऐसा फ्रंट है कि अगर इसको ना रोका गया तो फिर हम 100% आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। यानी देखिए ना, ताइवान
पाकिस्तान इंडिया, मिडिल ईस्ट, ईरान पर हमला, यूक्रेन जंग, ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं। तो जहां से भी लावा फटेगा बाकी उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पाकिस्तान इंडिया तो अचानक से यहां उभर कर सामने आ गया है, वगैरह पहले ये नहीं था। तो ये सारी, चाहे वो यूक्रेन से मामला उठे यानी बहुत अगले लेवल की एस्केलेशन हो जाए, चाहे यहां मिडिल ईस्ट से उठे, तो ये सारा कनेक्टेड हो जाएगा। यानी दो ऐसे फ्रंट इस वक्त सबसे ज्यादा है कि हम वो आलमी जंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। और अभी जो डेवलपमेंट हुई है, नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा ईरान के ऊपर जो है वो जंग डिक्लेयर की गई है। नेतन्याहू ने ये अनाउंस किया है कि जो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हमें कबूल नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात से पीछे ना हटे और अमेरिका जब ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहा तो फिर हम जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। यानी नेतन्याहू ने कहा है कि हमें इसके सिवा कोई चीज कबूल नहीं है कि ईरान के ऊपर अटैक हो। यानी होता है ना कि भाई ये शरात मान लें कि अच्छा यूरेनियम जो है वो फलां मुल्क उसकी प्रोटेक्शन करेगा, अच्छा यूरेनियम का लेवल जो वो इतना नहीं इतना होना चाहिए, अच्छा यूरेनियम की कैपेबिलिटी ईरान के पास नहीं होनी चाहिए बल्कि वो इंपोर्ट करे, मतलब इस तरह की शर्तें होती हैं। वो नहीं, इसके सिवा हमें कुछ कबूल नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जाए। मतलब पीछे कुछ बचा नहीं है ना। आखिरी इकदाम के ऊपर मामला चले गए। एक होता है कोई मुज़ाकरात में ये गुंजाइश होनी चाहिए, मुज़ाकरात में ये शर्त ऐड होनी चाहिए, नहीं, वो कह रहे हैं हमें कबूल ही नहीं है मुज़ाकरात, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हमें कबूल ही नहीं है। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करे, अगर वो अटैक नहीं करता तो हम ईरान के ऊपर जो है वो अटैक करने जा रहे हैं। अब ये मेजर डेवलपमेंट क्यों है? अब नेतन्याहू से, इजराइल से ईरान पर हमले की धमकियां तो बहुत आती रही हैं, कई सालों से आती रही हैं, लेकिन अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात, अभी ये मेजर डेवलपमेंट क्यों है? उसकी वजह यह है कि देखिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है कि अमेरिका, ट्रंप ईरान के साथ टॉक्स कर रहा है और एक बाकायदा असेसमेंट के बाद और बाकायदा एक बैकग्राउंड के साथ जब ट्रंप हमला करने जा रहा था, लेकिन उसने डायरेक्शन बदली और मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठ गया। क्यों आकर बैठा? ईरान से हमदर्दी पैदा नहीं हुई, बल्कि जो असेसमेंट हुई कि ईरान पर जंग जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है, तो इस वजह से उसने डायरेक्शन चेंज की और टॉक्स के लिए आकर बैठ गया। तो एक बैकग्राउंड मौजूद है और अमेरिका और ईरान टॉक्स कर रहे हैं। उस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू कह रहा है कि हम तो हमला करेंगे। भाई ये टॉक्स जो हैं वो कोई ईरान और रशिया की नहीं हो रही है, ईरान और चाइना की नहीं, ईरान और अमेरिका की टॉक्स हो रही हैं, ट्रंप के कहने के ऊपर हो रही हैं और नेतन्याहू कह रहा है मुझे कबूल नहीं है। तो ये पहला ऐसा मौका आया है जिसमें ट्रंप के ओथ लेने के बाद नेतन्याहू जो है वो पब्लिकली ट्रंप के खिलाफ सामने आ गया। ये बहुत मेजर लेवल की डेवलपमेंट है कि नेतन्याहू खुलकर, ट्रंप का फैसला है ईरान के साथ टॉक्स करना, तो नेतन्याहू खुलकर ट्रंप के फैसले के खिलाफ आ गया है कि ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करे, अगर वो नहीं करता तो हम जो है वो अटैक करने जा रहे हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी डेवलपमेंट क्या हुई है? नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह के कोई फलस्तीनी रियासत जैसी चीज हम कबूल कर लेंगे। नो पैलेस्टीनियन स्टेट। अच्छा, अब बात यह है कि अगर फलस्तीनी रियासत भी नहीं बन रही तो फलस्तीनी कहां जाएंगे? भाई फलस्तीनी कहां जाएंगे? बमबारी चलती रहेगी, ये इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, फिर कल को उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। अभी जो अरब हुकूमतें हैं अभी भी वो यही लारा देकर बैठी हुई हैं कि अल्टीमेटली यहां पर फलस्तीनी रियासत बननी है। अगर इसके एंड पर फलस्तीनी रियासत नहीं है, अब नेतन्याहू ने फिर कैटेगोरिकली अनाउंस कर दिया है, ये सारा कुछ होने के बावजूद, तो उसके बाद फिर क्या होगा उसका? अच्छा, फलस्तीनी रियासत नहीं है तो फिर ये मामला सिमट कर यहीं कॉर्नर हो जाएगा। अच्छा, फलस्तीनी रियासत भी नहीं है और ईरान के ऊपर हमला भी करना है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तीसरी बड़ी बात सुन लीजिए, ये बहुत मेजर लेवल की डेवलपमेंट हो गई है जो इजराइल से इस वक्त अनाउंसमेंट सामने आ रही है। नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि अरब्स के साथ तमाम मुआहदे हम तोड़ने जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक इकदाम, और इसको मैं कहूंगा कि ये नेतन्याहू का इख्तिताम है। जब आप इस लेवल के एस्केलेशन करने जाते हैं तो इसका मतलब नेतन्याहू के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। अब इसलिए वो कह रहा है ईरान पर भी बम मारेंगे और अरब गए और फलस्तीनी रियासत भी। ये इख्तिताम है। जब जो दिया होता है वो अपने खात्मे से पहले बहुत तेजी से टिमटिमाता है ना, तो ये वो दिया है, ये बुझने के करीब है। ईरान पर हमला जो है ना, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो यूक्रेन ने हमला रशिया के ऊपर किया था उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया कि पता नहीं क्या कारनामा। असल में वो तो यूक्रेन का इख्तिताम था, वो तो आखिरी अटेम्प्ट थी। तो गाजा में शिकस्त हुई है, हिजबुल्लाह के खिलाफ शिकस्त हुई है, हुतीज नहीं संभाले जा रहे हैं, तो अब कह रहे हैं ईरान के ऊपर हमला। भाई ईरान से ये जंग जीत सकते हैं, तो ईरान के ऊपर हमला असल में इनके हाथ से मामला निकल गए और तभी ये बात करें। और कह रहा है कि अरब के साथ हम मुआहदे तोड़ रहे हैं, और साथ इसने कहा है कि अरब्स वो हमारे खिलाफ हो गए हैं और वो इसराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान के साथ जाकर मिल गए हैं।
और ईरान और अरब का इत्तेहाद हो गया है इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए अब हम अरब्स के खिलाफ भी पूरी तरह से जंग करेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा इतराफ शिकस्त भी है कि देखें, अरब ईरान के इत्तेहादी नहीं थे, अरब इजराइल के इत्तेहादी थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात है, अरब इजराइल के इत्तेहादी थे और वो खुद कह रहा है कि अब अरब जो है वो हमारे खिलाफ हो गए। भाई साथ थे तो खिलाफ हुए ना, और वो कह रहा है ईरान के साथ जाकर मिल गया। तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट। मैंने आपको इजरायली हिस्टोरियन की भी बात रखी थी, उसने कहा था ये आखिरी फेज है इस ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट का, लेकिन मैंने आपको कह रहा हूं कि इसको अगर हाथ से नहीं रोकती दुनिया तो ये बंदा आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि इसका इख्तिताम तो हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। तो इसलिए ये जाते जाते सबको जंग के अंदर धकेल देना चाहते हैं। और आखिरी अटेम्प्ट इनके पास न्यूक्लियर है कि ठीक है, कन्वेंशनल वॉर के अंदर अगर हम हार गए हैं तो फिर हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूक्लियर गजा पे इस्तेमाल, जंग बड़ी छेड़ेंगे तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे ना, और अमेरिका को ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर जो ट्रंप की पोजीशन है बड़ी अजीब सी हो गई है, यानी ट्रंप जो है वो इसके बाद क्या करेगा, उसके खिलाफ एक बंदा आकर खड़ा हो गया ना, वो बंदा जो एक कॉल की इसकी मार है ट्रंप की। तो या तो ट्रंप ने इसको हटाना है, ठीक है, भाई अगर नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं सुन रहा तो दुनिया में किसने ट्रंप की बात सुननी है। एक बंदा आकर चैलेंज कर रहा है ट्रंप को, और ये बड़ी तज़हीक हुई है। ये जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी की है ये ट्रंप की बहुत बड़ी तज़हीक है। देखिए ट्रंप क्या शो करता है, और वैसे भी अमेरिकी सदर क्या शो करता है कि भाई जो उनकी पॉलिसी आ रही है, यूरोप भी उसको ओबे कर रहा है, इजराइल भी ओबे कर रहा है, सारे ओबे कर रहे हैं। तो ट्रंप की पॉलिसी आई है कि ईरान के साथ टॉक्स करनी है, टॉक्स जारी हैं, कामयाबी की तरफ जा रही हैं। अगला राउंड जो है वो यूरोप के अंदर होने जा रहा है। टेक्निकल चीजों के लेवल के ऊपर मामला पहुंच गए, और नेतन्याहू आकर कह रहे हैं कि मैं तो इस फैसले को मानता नहीं। ट्रंप की बाकायदा तज़हीक हुई है। तो अब ट्रंप की पोजीशन अपनी बड़ी अजीब सी हुई है। एक तरफ ये नेतन्याहू और इसके ये फैसले और ऐलान जंग, दूसरी तरफ की जो डेवलपमेंट्स है बड़ी हिस्टोरिक है, वेरी वेरी हिस्टोरिक लेवल। मॉस्को ने अनाउंस किया है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, और उसके बाद फिर बाकी ममालिक भी, लेकिन मेनली पहले ये 3 ममालिक जो लीडरशिप है अरब्स की, इनके साथ हम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अलायंस बनाने जा रहे हैं। हिस्टोरिक मॉस्को कह रहा है, ईरान के साथ तो है ये, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर के साथ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और बाकी जो भी फील्ड्स होती है, स्पेस, मेडिकल, उसके अंदर अलायंस बनाने जा रहे हैं। अगली बात सुन लीजिए, बर्तानिया के फॉरेन मिनिस्टर ओमान पहुंचे हैं। ओमान के बाद इस वक्त वो कतर पहुंच गए, और कतर में खड़े होकर अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, ट्रेड, सब ताल्लुकात हम यूरोप और जो है वो मिडिल ईस्ट कायम करने जा रहा है। बर्तानिया और मिडिल ईस्ट जो है वो कायम करने जा रहा है। तो इस वक्त सिनेरियो क्या बन गया है, यानी एक तरफ ईरान है, प्लस अरब्स, प्लस मॉस्को, प्लस यूरोप, प्लस बर्तानिया, यूरोपीय यूनियन और बर्तानिया। दूसरी तरफ खड़ा हो गया है इजराइल, जो अरब्स के ऊपर भी जंग डिक्लेयर कर रहा है, जिसको यूरोप और मिडिल ईस्ट की ये कोऑपरेशन भी पसंद नहीं है, जो ईरान के ऊपर भी जंग डिक्लेयर कर रहा है, और अभी रिसेंटली खबर भी आई कि वो मॉस्को के खिलाफ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये नया ऑर्डर है कि यूरोप कनेक्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट से, मॉस्को कह रहा है मिडिल ईस्ट, बीजिंग, मिडिल ईस्ट, ईरान, ये सब क्या है, ये नया ऑर्डर है। नए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंसेस बन रहे हैं। तो अगर मुझे बताइए, अगर यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ जाती है तो पूरा मिडिल ईस्ट आग के अंदर झोंक दिया गया, तो कहां पर बनेंगे ये अलायंस जो बर्तानिया कह रहा है, कहां पर होंगे ये इन्वेस्टमेंट जो रशिया अनाउंस कर रहा है, सब खत्म हो गया ना। फिलहाल तो ये सब गया, अब वो कितने साल जंग चलेगी, क्या नतीजा निकलेगा। ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है यूरोप और मॉस्को और बीजिंग के इन्वेस्टमेंट्स और कॉरिडोर्स और एनर्जी और ये, वो तो सब गया। इधर बन गया है नया ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है, इधर खड़ा है नया ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें आकर नेतन्याहू जो है वो सबकी विल के खिलाफ, यूरोप की विल नहीं है मिडिल ईस्ट में जंग, वो इसलिए तो पहुंचे हुए हैं। अभी कतर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कतर ने $40 बिलियन जो है वो अनाउंस कर दिया है बर्तानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट, $40 बिलियन। अच्छा, तो यूरोप यहां पर जंग छेड़ेगा जहां से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मजीद आनी है, एनर्जी आनी है, तो यूरोप की इंटरेस्ट में नहीं है। वो तो कह रहे सीरिया स्टेबलाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो रशिया से मामला, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग यूरोप के उसमें इंटरेस्ट में नहीं, अफ्रीका के इंटरेस्ट में नहीं है मिडिल ईस्ट की जंग, बीजिंग मॉस्को के इंटरेस्ट में नहीं है मिडिल ईस्ट की जंग। एक बंदा है, और इवन ट्रंप इस वक्त देखिए वो बैकफुट के ऊपर नहीं आया, बैकफुट के ऊपर आ चुका है, ईरान के साथ टॉक्स कर रहा है ना, तो इससे बड़ा बैकफुट क्या होगा। और ये वो बंदा है जिसने कैंपेन में भी, कैंपेन के बाद भी जो जुबान ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की, और बाकायदा टीवी पर आकर कहा कि हम तो बम गिराएंगे ईरान के ऊपर, लेकिन टॉक्स की तरफ जाना पड़ा। तो किसी की विल नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ी जंग। भाई ट्रंप तो अभी आ रहा है यहां मई के अंदर,
बहुत बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही है। अच्छा, यहां पर छिड़ जाए जंग तो होंगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पर खड़ा हो गया नया ग्लोबल ऑर्डर, और दूसरी तरफ खड़ा हो गया नेतन्याहू और इजराइल, जो कि हारा हुआ है, जो कि वॉर क्रिमिनल है, जिसने हालिया तारीख की सबसे बहुत बड़ी जेनोसाइड कर दी है, जिसने वो जुल्म ढाए हैं कि इंसानियत कांप गई है। एक एक दारुल हुकूमत के अंदर लोग निकले हुए हैं, इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग निकले हुए हैं। तो ये ग्लोबल ऑर्डर जिसमें खुशहाली की बात की जा रही है, ट्रेड की बात की जा रही है, कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, स्कॉलरशिप्स की बात की जा रही है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की जा रही है, पीस की बात की जा रही है, ठीक है, इस्लामी दुनिया का अलायंस हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ईरान टर्की ताल्लुकात बेहतर हो रही है, ईरान मिस्र ताल्लुकात, ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती चाइना ने करवा दी, कनेक्शन बढ़ रहा है। और अगर रशिया भी मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है, यूरोप भी मिडिल ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है, तो मिडिल ईस्ट कल को यह भी किरदार अदा कर सकता है कि वो रशिया और यूरोप की सुलह करवा दे। इस वक्त यूक्रेन की जंगबंदी के मुज़ाकरात कहां पर हो रहे हैं? अफ्रीका में हो रहे हैं, लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं, यूरोप के अंदर हो रहे हैं? नहीं, वो मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट कल को यह किरदार अदा कर सकता है कि वो रशिया और यूरोप की भी दोस्ती करवा दे। तो यहां पर खड़ी है खुशहाली, यहां पर खड़ा है अमन, यहां पर खड़ी है इंसानियत की तरक्की। दूसरी तरफ कौन सा शख्स खड़ा है? नेतन्याहू। ईरान के ऊपर देखें, ईरान के ऊपर अटैक होगा, नतीजा क्या निकलेगा? न्यूक्लियर वॉर, वो न्यूक्लियर वॉर जो आलमी जंग के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो ये आलमी जंग के अंदर दुनिया का इंटरेस्ट है या खुशहाली के अंदर दुनिया का इंटरेस्ट है? तो ये एक मखबूतुल हवास शख्स जो वॉर क्रिमिनल है और जो हार चुका है, जिसके अपने लोग इतने बाहर निकले हुए हैं और इसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, और अपोजिशन लीडर का बयान है कि इसके असैसिनेशन की वहां पर कोशिश की जा रही हैं। तो अगर इसका हाथ पकड़कर अब यूरोप इसको नहीं रोकता, रशिया नहीं रोकता, बाकी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसका हाथ नहीं रोकती इस जालिम का, तो मैं आपको बता रहा हूं दुनिया जो है वो आलमी जंग की तरफ जा रही है। और इसके पूरे पूरे खदशात मौजूद हैं कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप की मर्जी के बगैर ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। इसके पूरे पूरे चांसेस मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि इजरायलियों को यह घमंड है कि जो मर्जी हो जाए, अमेरिका इजरायलियों से पीछे नहीं हटेगा। वो इजरायलियों से यह नहीं कहेगा कि तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ अटैक क्यों किया है। इजराइल को यह घमंड है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। देखें, ये एस्टिमेट तो हम आपके सामने रख रहे थे ना, अब तो देखिए, अब हमारे एस्टिमेट के एनालिसिस की जरूरत नहीं है, अब खबरें आपके सामने रखने की जरूरत नहीं है। अब नेतन्याहू कह रहा है कि हमें कबूल ही नहीं है, हम तो हमला करेंगे, अगर अमेरिका नहीं मान रहा तो हम खुद करेंगे। इजराइल लड़ सकता है ईरान से, ये अमेरिका जरा 10 दिन पीछे हो जाए, 10 दिन के अंदर इजराइल नाम की कुछ चीज आपको नजर नहीं आएगी, तो इजराइल लड़ सकता है ईरान से, वो तो हमास से नहीं लड़ पा रहा। तो फिर ईरान के ऊपर हमले का मतलब क्या? और ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी है कि इजराइल के हमले में शायद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह भी ना हो। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि इजराइल के पास वो वेपन नहीं है। तो मकसद क्या है इस हमले करने का? ना तो इजराइल की फौजें ईरान में उतरेंगी, और इजराइल को यह भी पता है जो यहां से हजारों मिसाइल आएंगे, इजराइल का डिफेंस उसको रोक नहीं सकता। यह करने की जरूरत क्या है? तो जाहिर बात है, इसका मकसद यह है कि अमेरिका फौरी तौर पर जंग में आ जाएगा और ईरान के ऊपर वो हमला कर देगा। इसका बुनियादी मकसद है वो ये है। तो इसलिए खदशात बहुत बढ़ गए। मैंने पाकिस्तान इंडिया का बताया, जिसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, और हम तो यही कह रहे हैं कि दोनों मुल्क जो है इसमें दोनों का मफाद नहीं है, और दोनों जरा सोचे समझे और मामलात को ठंडा करने की जरूरत है। ईरान ने भी इसमें ऑफर किया कि हम मामलात को जब ठंडा कर सकते हैं, और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। देखें, कोई भी अगर हारने लगेगा तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा, कोई भी दोनों में से हारने लगेगा वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। तो क्या ये अच्छी चीज है? बिल्कुल दोनों के लिए अच्छी चीज नहीं है। जो भी मामलात है, एक देखें, पुराना तनाज़ात है, पुरानी दुश्मनियां हैं, मामलात हैं, तो कुछ ना कुछ उभर कर सामने आ जाता है। फिर भी जरा मामलात को कूल डाउन करने की जरूरत है। तो खतरात बढ़ गए हैं क्योंकि दोनों तरफ से ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व हो गई हैं, और जो जंगी माहौल बन रहा है उसमें फिर आप कहीं ना कहीं जाकर कोई मिसकैलकुलेशन कर ही देते हैं। खुद आप अवाम के जज्बात को उस जगह पर ले जाते हैं कि फिर आप कहते हैं कि अच्छा, मतलब आप वो हो जाते हैं ना एकदम से, खुद बार बार चीजों को उस लेवल के ऊपर ले जाकर के आप कोई कहते हैं अच्छा जी एक एयर स्ट्राइक जो कर दो, यहां पर कुछ अंदर को जाकर कोई ऑपरेशन कर दो, तो वो उसका फिर नतीजा जो है ना, वो फिर साइकिल ऑफ रिटेलिएशन में जो है वो आप चले जाएंगे, और वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। और इस वक्त देखिए, जब मुल्क अपने आप में उलझे हुए हैं, भाई मिडिल ईस्ट आकर यहां जंग रुकवाएगा, भाई मिडिल ईस्ट तो अपने मसले में उलझा, यूरोप अपने मसले में उलझा हुआ, वो यूक्रेन की जंगबंदी क्या होगी, कैसे होगा, फौजें भेजनी है, क्या होना है। तो हर किसी के अपने अपने मसाइल है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर बैठे और आकर कहे कि अच्छा जी हम आपकी सुलह करवाते हैं। तो यहां पर बस एक हमला किसी ने किया, पहल जहां से भी हुई, तो रिटेलिएशन और साइकिल ऑफ रिटेलिएशन में आप बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये मसला, ऊपर से ये खतरा कि नेतन्याहू हार चुका है जंग और उसके पल्ले अब कुछ भी नहीं है, अंदरूनी प्रेशर बता रहा है कि उसका टाइम थोड़ा है,
ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी कर दिया कि गजा में एड जानी चाहिए, और ये इस बात का सिग्नल है कि ट्रंप के पास अब ज्यादा वो लिवरेज इजराइल को दे नहीं सकता है। जो ही ये ईरान की टॉक्स पहुंचेगी, साथ ही गजा का सीजफायर करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान की जो ही टॉक्स कामयाबी की तरफ पहुंच जाएंगी, गजा का सीजफायर भी साथ हो जाएगा। तो इसलिए नेतन्याहू के पास कोई, भाई नेतन्याहू क्या बताएगा कि उसने क्या विक्ट्री जो हासिल की है, और उसके बाद जेल, और उसके बाद तख्ता इसका जना इसका फेट है, और इससे बचने के लिए ये बड़ी जंग छेड़ देना चाहता है। तो ये दो बहुत बड़े खतरात जो है वो इस वक्त पैदा हो गए हैं कि ट्रंप जो है वो अमेरिकी मर्जी के बगैर हमला कर सकता है। ये बात आज हमारे सामने इस्टेब्लिश होकर जो है वो आ गई है। इसी दरमियान जो है वो लेबनान में फिर अटैक हुआ है, लेबनान के अंदर जो है वो कशीदगी बढ़ गई है। अभी फिर स्ट्राइक्स हुई हैं, पहले बेरूत के ऊपर हुई, और वहां पर मसला क्या चल रहा है, वहां पर मसला ये चल रहा है, लेबनीज गवर्नमेंट जो पिट्ठू बनी हुई है इसकी, इजराइल की और अमेरिका की, अब लेबनीज गवर्नमेंट हिजबुल्लाह से करी ये हथियार डालें, आप हथियार हमारे हवाले करें। इजराइल जो है वो वहां पर अटैक करता है और कहता है कि हम तो इसलिए अटैक कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पास हथियार है। ये अटैक करते हैं, लेबनीज गवर्नमेंट और प्रेशर बढ़ा रही है। अभी लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा कि हिजबुल्लाह ने जो हथियार रखे हुए वो फजूल हैं, वो फ्यूटाइल हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखें ये कितने कम अकल लोग हैं जो ये ऊपर आकर बैठ गए, पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको लाकर हुकूमत में बिठा दिया गया। इनको इतना नहीं पता कि हिजबुल्लाह जब नहीं थी तो इजराइल हमला किया था उसने लेबनान के ऊपर, उसने कब्जा कर लिया था। ये हिजबुल्लाह ही थी जिसने लेबनान आपको वापस दिलवाया, और आप कह रहे हैं कि मतलब हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। ये कौन से स्टूपिड लोग हैं जो ऊपर आकर बैठ गए हैं। हालांकि हम इस अंदाज से बात नहीं करते हैं, लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि दुनिया जंगों की तरफ जा रही है, खतरात हैं, और आप उस मुल्क के हमसाए हैं जो सबसे बड़ी जेनोसाइड कर रहा है, जिसके पास इस खित्ते के सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, जो इस खित्ते का ओनली कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और आप उसके सामने अपने लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने इतनी शहादतें दी हैं कि आप हथियार डाल दें। मतलब इसको आप स्टुपिडिटी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। और आप बीचों बीच जंग के ये कह रहे हैं, ओ भाई गजा का सीजफायर हो जाने दे, फिलिस्तीनी रियासत डिक्लेयर कर दे इजराइल, उसके बाद हमास भी अपने आप को डिसार्म कर देगी, हिजबुल्लाह भी डिसार्म कर देगी, हुतीज भी शायद मामलात को दूसरे रुख में ले जाए। सीजफायर हुआ था तो हुतीज ने हमले रोक दिए थे ना। आप जंग के बीचों बीच हिजबुल्लाह से कह रहे हैं हथियार डाल दें, तो आप जाकर लड़ेंगे। तो लेबनीज आर्मी तो एक दफा भी जाकर नहीं लड़ सकी इजराइल से, एक दफा भी नहीं गई, और ना इनकी ये हैसियत है कि लड़ सके। ये जॉर्डन वाली आर्मी है, और जॉर्डन से भी थकी और गई गुजरी आर्मी है। ये सारे लेबनान के लोग हैं, बड़े अच्छे जबरदस्त लोग हैं, लेकिन हम उनकी कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। उनके पास वो वेपन नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। तो हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी जंग लड़ी और शिकस्त दी, इजराइल को शिकस्त दी है हिजबुल्लाह ने। और मुझे बताइए, अभी ये स्ट्राइक करता रहता है रोज इजराइल, उस वक्त मुआहदा क्यों किया था? कर देते हैं हिजबुल्लाह को खत्म। हिजबुल्लाह तो आज अपने फाइटर्स के साथ अपने वेपन्स का, भाई वेपन्स हैं तो कह रहे हैं ना डिसार्म करें। अगर वेपन्स ही खत्म हो गए और हिजबुल्लाह खत्म हो गई तो डिसार्म करने की क्या जरूरत है? तो ये जो लेबनीज गवर्नमेंट जो कर रही है ना, ये अपने आप को, लेबनान को बड़े खतरनाक डायरेक्शन में भेज रही है। हिजबुल्लाह कभी भी डिसार्म नहीं होगी। तो जितना ये हिजबुल्लाह के ऊपर दबाव डालेंगे किसी और के कहने के ऊपर, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिजबुल्लाह से रिएक्शन आएगा। ये लेबनीज गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, भाई जंग तो रुक जाने दें, जंग रुक जाए, मुआहदे हो जाएं, कोई सीज फायर हो जाए, कोई आपको। अब आप ये लेबनीज गवर्नमेंट के काम देखें, आपके गारंटर जो हैं उनसे जाकर आप नहीं कहते कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। हिजबुल्लाह ने तो एक मिसाइल भी इजराइल के ऊपर फायर नहीं किया, तो फिर इजराइल आकर क्यों हमले कर रहा है? तो ये गारंटर्स को जाकर नहीं कह रहे। जंग के बीचों बीच, जब ईरान की जंग भी अभी होने के इतने खतरात मौजूद हैं, ठीक है, और इजराइल ने अभी सेटलर्स वो वापस नहीं आए हैं, तो उनका बेरूत का इरादा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो ही हिजबुल्लाह डिसार्म होगी, इजराइल दाखिल होगा और ये सारा साउथ लेबनान कब्जा कर लेगा और कहेगा कि हमने तो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इसको बफर जोन बना दिया, जैसे सीरिया में हुआ है। ये इजराइल करेगा। भाई लिबिया ने न्यूक्लियर अपना दिया था ना। देखिए आप कितना बड़ा, मुसलमानों की तारीख कितनी बेरहम है। अमन, भाई मिडिल ईस्ट भी खड़े हैं, अरब लीडर्स भी खड़े हैं, उधर से बरतानिया भी खड़ा है, अमेरिका भी, देखो कितनी अमन की बात हो रही है, न्यूक्लियर खत्म हो रहा है। क्या हुआ लिबिया के अंदर? ठीक है, तो ये कहते हैं हिजबुल्लाह को कि हथियार डाल दो, किसके सामने? इजराइल के सामने। तो ये खतरनाक डायरेक्शन के अंदर ये लेकर जा रहे हैं। अरब समिट होने जा रहा है इराक के अंदर, और इराक ने अहमद अल शरा को दावत दी है। अभी कतर में अहमद अल शरा और इराक के प्राइम मिनिस्टर उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि यहाँ पर फिरका वाराना फसाद करवाने की बहुत कोशिश की गई इजराइल की जानब से इराक, और चूंकि दोनों में फिरका वाराना जो चीज़ें मौजूद हैं, तो अब मामलात बेहतर हुए। इराक ने इन्वाइट किया अहमद अल शरा को, तो ये आपसी अलायंस है वो बेहतर होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और यही जो चीज़ है जो इजराइल को कबूल नहीं है। ईरान सऊदी अरेबिया की दोस्ती कैसे कबूल हो सकती है? अरब्स है वो ईरान के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कबूल हो सकता है? सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लेटर लेकर सुप्रीम लीडर के पास जा रहे हैं
कैसे कबूल हो सकता है? ट्रंप कह रहा है मैंने सुप्रीम लीडर से मिलना है, कैसे कबूल हो सकता है? आपको पता है अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या हल्की सी बात की है, कहता मैंने अंसारुल्लाह के लोगों से मिलना है, जिसके ऊपर बम मारा है, यानी हुतीज, उनका असल नाम तो अंसारुल्लाह है, जो उनका कबीला है, उनका असल नाम तो अंसारुल्लाह है, तो अपने आप को कहते हैं हमें अंसारुल्लाह कहा जाए। कहता मैंने अंसारुल्लाह के लोगों से मिलना है जिनके ऊपर इस वक्त बम मारे जा रहे हैं, और कहता मैंने अहमद अल शरा से मिलना है और सुप्रीम लीडर से मिलना है। और ये मुलाकात कहां पर होगी? सऊदी अरेबिया में। और सुप्रीम लीडर को ये मुतवक्के है कि उम्र की दावत जो है वो दी जाए और उसके बाद वहां पर मुलाकातें और MBS के साथ और किंग के साथ मुलाकात हो। मतलब आप देखिए दुनिया कहां से कहां जा रही है। तो उसमें नेतन्याहू की जंग फिट नहीं बैठ रही है। तो अगर आलमी जंग की तरफ जाएंगे तो हमें क्या पता नहीं कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन जो नया ग्लोबल ऑर्डर तश्कील पा रहा है, जो चाइना राइज कर चुका है, राइज कर नहीं रहा, चाइना राइज कर चुका है, अब वो अपनी ताकत दिखा रहा है। अगर चाइना की अपने आप को डिफेंड करने की ताकत ना होती तो अमेरिकी फौजें जो वो बीजिंग के अंदर लैंड कर चुकी होती। किसी की जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स जो रोक ले। तो अगर चाइना ने रोके हैं तो वो उस पोजीशन में आ गया है कि वो मिलिटरीली अमेरिका से लड़ सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस सेंचुरी का सबसे बड़ा फिनोमेना है। देखिए तालिबान लड़े हैं अमेरिका से, वो एक अलग बात है कि आप एक गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं 20 साल। भाई अगर अमेरिका चाहता तो 10-20 साल और भी बैठ सकता था। तो तालिबान की या बाकी वियतनाम में लड़ाई वो एक डिफरेंट बात है। वियतनाम ने गुरिल्ला वॉर लड़ी, वो सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उस लेवल की, उस कैपेबिलिटी वाली मिलिट्री ये तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो चाइना की वो मिलिट्री बनी है ना जो अमेरिकन मिलिट्री से लड़ सकती है। और अमेरिका के बराबर की इकॉनमी किसकी है? चाइना की है। तो ये सेंचुरी का सबसे बड़ी चीज है कि चाइना ग्लोबल स्टेज के ऊपर आ चुका है। और चाइना किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? जरा चाइना की ग्लोबल रीच देखिए। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे मालिक। और फिर आप चले जाएं अफ्रीका, सारे का सारा अफ्रीका। फिर आप चले जाएं मिडिल ईस्ट, पूरे मिडिल ईस्ट में चाइना के फुटप्रिंट्स जो है मौजूद है। फिर आप चले जाएं लैटिन अमेरिका, फिर आप चले जाएं यूरोप। यूरोप और चाइना की बहुत बड़ी ट्रेड डील जो है वो आगे होने जा रही है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं वो खाली स्पेन की बात करने नहीं गए, वो पूरे यूरोप की बात करके आ रहे हैं। और बर्तानिया ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा है और कमांडर इन चीफ को वहां पर भेजा है। तो ग्लोबल रीच आप चेक करें, कनाडा, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। भाई हर कहां नहीं है चाइना, मुझे बताइए। हर जगह तो उनकी ट्रेड हो रही है, हर जगह पर टॉक्स हो रही है, हर जगह पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। बेल्ट एंड रोड के अंदर 152 कंट्रीज आ चुके हैं। हंगरी में उनकी फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो चाइना आ चुका है, ठीक है। और डॉलर तेजी के साथ नीचे जा रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। अभी ट्रंप कह रहा है कि स्विस कनाल और पनामा कनाल से हमारी जो है वो फीसें नहीं लेनी चाहिए। अब फीसें नहीं दे सकते यहां पे, ठीक है, बदमाशी अपनी जगह पर, लेकिन फीसें नहीं दे पा रहे हैं। इधर से भी 10 बचा लो, उधर से भी 10 बचा लो, जो भी है। यानी इकोनॉमिकली इतने बड़े क्राइसिस के अंदर है अमेरिका। और टैरिफ ने जितना बड़ा गरक दिन ब दिन कर रहा है अमेरिका का, वो तो हम आपके सामने रिपोर्ट्स रख रहे हैं। और यूरोप को अमेरिका ने कहा कि खड़े हो जाओ, चाइना खिलाफ करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अपनी बात करनी है तो करें, हमसे ये ना कहें कि चाइना के खिलाफ जाकर खड़े हो जाओ। तो ये दुनिया है, ये इमर्ज कर रही है। इसमें एक मखबूतुल हवास शख्स है, उसको हाथ से जाकर रोकना होगा, वरना वो एक ऐसी जंग छेड़ेगा कि मामला सबके हाथ से निकल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ताइवान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, बाकी इधर भी काफी सारे, म्यांमार आपके साथ है। आगे बहुत सारे इश्यूज मौजूद हैं, जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान के इश्यूज हैं, ठीक है। आपके पास ये सारा मिडिल ईस्ट, फिर अफ्रीका में कितनी जंगें जारी हैं। सूडान की वॉर से भी खबर आ रही है, सूडान की वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई है। इथोपिया, एरिट्रिया वाला मसला अपनी जगह पर मौजूद है। सोमालिया, सोमालीलैंड वाला, फिर नीचे आगे सेंटर में चले जाएं और वो आपका कॉन्गो, रवांडा, यहां पर जंगें, वो ऊपर सहारा, मोरक्को, ये सारा खिता, लैटिन अमेरिका, वहां पर वो, और फिर उधर वो हेती वाले, वो सारे जो वेस्ट इंडीज के करीब वो सारे जजीरे, ठीक है, वो हेती वाले, वो वहां पर भी इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। ये सब का सब कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि दुनिया आगे बढ़े, इस मखबूतुल हवास शख्स का हाथ रोके, इसको जेल के अंदर डाले, और इसने जो सारे मजालिम किए हैं और इसकी ये सारी वॉर क्रिमिनल जो कबीना है, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और फ़लस्तीनी जो है उनको राइट्स दिए जाए, उनको पीस दिया जाए, फ़लस्तीनी भी रहें और बाकी दूसरे भी रहें। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको निकाल कर बाहर फेंका जाए, ये सर्जरी की जाए। अगर ये नहीं होता
मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम के अंदर फिर वो चीज हो जाएगी जिसके हम कई महीनों से बात कर रहे हैं कि मामला किसी के हाथ में भी रहेंगे। लेकिन अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उनका। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो मिडिल ईस्ट में जंग छेड़कर उनका फायदा क्या है? मिडिल ईस्ट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से लेकर उनका फायदा, ये जंगें छेड़कर उनका फायदा है। ठीक है, तो यही अमेरिका में बात डिस्कस हो रही है। और जंगों ने ही तो उनको, इराक की वॉर क्या जरूरत थी, अफगानिस्तान की वॉर क्या जरूरत थी, लिबिया क्या जरूरत थी, शाम सबसे बड़ा मकरूज मुल्क बन गया और इसी में चाइना इमर्ज कर गया और आज ग्लोबल स्टेज पर आ चुका है। अमेरिका सिर्फ एक जंग के अंदर मजीद ड्रैग इन हुआ नहीं, तो ये इसी जंग के दौरान होता है ना, कभी कोलैप्स कर गया। सोवियत यूनियन जब वो अफगानिस्तान जंग के अंदर कोलैप्स कर गया, तो यही अमेरिका के साथ होगा। तो अगर ये नेतन्याहू हमला करता है, इससे पहले इसको रोक देना चाहिए। ठीक है, और इस मामले को होने से रोक देना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बहुत सारी चीजें हैं, कुछ हेडलाइंस भी थी इसी हवाले से, वो चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। टाइम काफी नाजुक है। अब मैंने आपको बताया ना, उस वक्त भी हम डिस्कस करते थे कि साउथ एशिया के लोग अपने आप को ये ना समझें कि अच्छा ये मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये हुतीज आपसे ज्यादा दूर नहीं बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है। तो एक कशीदगी जो होती है ना आपके यहाँ चल रही है, वो किसी ना किसी शक्ल में आपके यहाँ आ ही जाती है। फिर सुबह शाम आपका मीडिया भी तो रिपोर्ट कर रहा है ना मिडिल ईस्ट में ये जंग हो रही है, वो ये चीजें ट्रैवल करती करती आप तक पहुंच जाती है। तो आप देखें साउथ एशिया में अब वो जंग के खतरात मंडराने लगे। वो हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला ठंडा हो जाए, लेकिन जंग के खतरात तो मंडराने लग गए हैं ना। और जब आप इतना जंगी माहौल बना देते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है। एक मिसकैलकुलेशन हुई नहीं और आपकी फौजें तो दोनों तरफ से तैयार बैठी हुई हैं। एक ने थोड़ा किया तो अगला उससे ज्यादा करेगा, उसके जवाब में अगला उससे भी ज्यादा करेगा, नतीजा क्या निकलेगा? ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय सुलगा करें, इजाजत दिया। अल्लाह हाफिज।